दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन अर्थात आपका प्रश्न के माध्यम से एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे थे, जो कि क्लास 6 से लेके आपका क्लास 6 से लेके 12 तक थी। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर जो होता है मतलब क्लास फर्स्ट जो इसकी कह सकते हैं या फिर लेक्चर फर्स्ट जो है वो हम लोग कम्प्लीट कर चुके थे। आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा, लगभग 2 घंटे का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग महाद्वीप के वाइज पढ़ रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ना था, ऑस्ट्रेलिया से हमें स्टार्ट करना था। तो आइए ऑस्ट्रेलिया से आज का लेक्चर जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से देखिए, अगर बात करें यहाँ पे लिखा है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो ये प्रश्न कई बार आपका पूछा जा चुका है, मतलब लुसेंट का ही प्रश्न है ये। तो प्यासी देश की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, दरअसल ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत से बड़े भागों में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से कहाँ पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्या है, तो स्थित है। बस इतना से याद रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। आइए देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे सत्य हुए हैं। जैसे मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है, यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। चलिए बताइए यहाँ का आंसर क्या बन जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की बात करा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग मैप इस तरीके से होता है, आप लोग देखे होंगे। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैप होता है, इस तरीके से। यह कह रहा है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, जो मकर रेखा आपकी ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है, तो पश्चिमी भाग में पठार पाए जाते हैं। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार तथा पूर्वी जो उच्च भूमि उसके मध्य में कुछ आपके निम्न प्रदेश पाए जाते हैं, हाँ ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बनेंगे, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी बन जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, वही सारी चीजें दी गई हैं। अगला, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको ध्यान देना और आंसर बताना कि कौन सा इनमें से असत्य कथन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या फिर अर्ध शुष्क है, मतलब अर्ध मरुस्थल है, वही चीज है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। ये पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे तीसरा है, मतलब यहाँ पे तीसरा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या फिर अर्ध मरुस्थल है। आप लोग देखेंगे उधर पठार पाया जा रहा है, तो अब बात है कैसा है, तो मरुस्थल या फिर अर्ध मरुस्थल है। ठीक, पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट और छोटी झाड़ियों से ढका है, तो अब बात है जब पठार है तो कैसी होंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे और झाड़ियाँ होंगी, तो इस तरीके से आपका दो तो सही है। तीसरा, अगर ये पठार एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव, नहीं ये बात गलत है आपकी, ये बात असत्य है। तो यहाँ पे देखिए यही असत्य है, ये आपका सत्य है और हमें असत्य बताना ही था, तो यहाँ पे केवल 3 आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, केवल 3 आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो थोड़ी सी व्याख्या देख लें। देखिए, केवल तीसरा सत्य है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टानों से बना है। यहाँ अनेक खनिजों के भंडार है। लौ, एस्क और सोना यहाँ के प्रमुख क्या है, तो खनिज है। इस तरीके से इसको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न आज का है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य बताइए। जैसे पहला कह रहा है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में जो कारपेंटरिया की खाड़ी है ना, उससे लेकर महाद्वीप को पार करता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इस भाग में पर्याप्त आपकी वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ कई नदियाँ क्या उद्गम स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग का पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट मुझे 100% सही लग रहा है और यहाँ पे दे भी रहा है, तो इस तरीके से पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आंसर केवल एक बनेगा आपका, आंसर केवल एक आपका यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखा जाए तो व्याख्या यहाँ पे लिखिए, कथन दूसरा सत्य है। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। सौभाग्य से कुछ जल आपके यहाँ पे कुएं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि जो उत्सुत कुएं होते हैं वो पाए जाते हैं। ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कुएं से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्या है, तो नदियाँ बताइए। आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कि कौन सी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मर्रे और डार्लिंग होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। दरअसल अगर बात करूँ मैं बराक, तो बराक आपको पता है ये मणिपुर की नदी है ना, भारत की है। तो ये भारत में कहाँ पे
तो भारत में मणिपुर, ये तो कई बार हम लोग देख चुके हैं और अब मैं पढ़ा भी चुका आप लोगों को टेस्ट सीरीज में, तो मणिपुर हो जाएगा। और बात करें टिग्रिस की, तो ये तुर्की और सीरिया के आसपास बहती है ना, ये तुर्की और सीरिया में, तुर्की सीरिया, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, तुर्की सीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया ना, 1 और 2 हो गया। चलिए अगला आपका यहाँ पे देखा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है ये स्थित है कहाँ पे, बताइए आप लोग। तो अगर बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है, तो आप लोगों को बताइए ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। तो कहाँ पे है यहाँ पे देखा जाए थोड़ी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली हुई है। तो इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे इस तरीके से, ये जो ऑस्ट्रेलिया था इस तरीके से, तो ये पूरा आपका एक तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित आपका जो कोस्को है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा क्या, तो शिखर है, याद रखिएगा। उत्तर में ये चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये सकरी और ऊंची है। तो प्रश्न बन सकता है कि इस स्टेटमेंट में कि जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, मतलब ग्रेट बैरियर रेंज है, सॉरी माफ करिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये आपका उत्तर में क्या है, ऊंची है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण में उत्तरी है। इस तरीके से प्रश्न स्टेटमेंट में फंसा सकता है। ठीक है, चलिए अगला, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे, तो सत्य हैं। चलिए बताइए कौन से कथन आपके यहाँ पे सत्य हैं। जैसे कि मर्रे और डार्लिंग नदियों के ध्रुड़ियों या फिर अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। तो दोनों सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन सकता था, तो आपका आंसर यहाँ पे बन सकता था सी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो निम्न जो आपकी भूमि प्रदेश है इसमें कुछ नदी द्रोड़ियां हैं, जिनमें से मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिण भाग से होकर बहती हैं। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियां अंतःस्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे देखा जाए तो किस महासागर में है, बताइए। आसान सा प्रश्न, सबको आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा, फिर सिंपल से याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ आपका प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, उनके अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह से पनपते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफी तेजी से क्षय हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे कथन कारण प्रश्न कह रहा है कि कथन ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। कारण कह रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण यहाँ पे तो मरुस्थल पाया जाता है। तो कथन कारण दोनों सही होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो आंसर आपका ए भी दे रहा है। तो कथन कारण दोनों से यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा था। इस तरीके से आप लोग ए आंसर यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक, ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे व्याख्या देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतर भाग है वो शुष्क है। ठीक, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती है। परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। लेकिन जो पूर्वी उच्च भूमि है वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट का कार्य करती है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में क्या तो गर्म मरुस्थल की तरह आपकी जलवायु पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं जो कि मर्रे और डार्लिंग नदियों के द्रोणी में फैली हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो होते हैं बाउंस बहुत करते हैं क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट में बाउंसर बहुत मारते हैं जो बॉलर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाउंस आप लोग याद कर सकते थे। डाउंस आपको याद करना होगा। ठीक है, तो डाउंस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वेल्ड कहाँ पे था? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अफ्रीका के बॉलर है वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा गोल्ड मारते हैं। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे है? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। ये भी याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और बात करें सवाना कहाँ पे है? तो ये आपका अफ्रीका में पाई जाती है, या फिर बहुत से रीजन जहाँ पे सवाना पाई जाती है। तो बेसिकली अफ्रीका लिख सकते हैं, यहाँ पे अफ्रीका लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग।
तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर का जगह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन से युग्म आपके यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है। आइए देख लेते हैं कौन से सुमेलित हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सामान्य वृक्ष आपका यूकेलिप्टस है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां डाउन्स है। अर्धशुष्क क्षेत्र की मुख्य वनस्पति आपका साल्ट ब्रूश है। पता यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा। देखिए अगर बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो सामान्य वृक्ष है वो आपका बता रहा है यहाँ पे क्या, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, उष्णकटिबंधीय घास भूमियां आपकी डाउन्स बता रही है, तो गलत हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय नहीं है, दरअसल ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो इस तरीके से गलत है। अर्धशुष्क क्षेत्र की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूश है, ये आपका सही है। यहाँ पे 1 और 3 बनेगा ना, 1 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 और 3 आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लिखा भी है यूकेलिप्टस अर्थात जिसको हम लोग सफेदा कहते हैं पूर्वांचल में। यूकेलिप्टस में पाया जाने वाला सामान्य वृक्ष है और इन्हें प्राय गम गोद वृक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल इसे पर्यावरण का आतंकवाद, मतलब पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि पानी बहुत सोखता है। ठीक है, तो इसलिए ये पानी, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने हाथ लगा दिया, इसके आसपास के रीजन का पूरा जो वाटर होता है ना, ये सोख लेता है। इस तरीके से लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, आप लोग देखे होंगे सफेद से, इसलिए इसको सफेदा भी कहा जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं ये उत्तर में फैली हैं तथा इन्हें सवाना कहते हैं। आप सबको पता होगा सवाना बेसिकली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, लेकिन जो डाउन से ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि के उदाहरण है। ठीक, इस तरीके से गलत हो गया। अब बाकी तीसरा भी आपका सही है। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। चलिए देख लेते हैं कौन से कथन आपके सत्य हो रहे हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक देश है। कालगुरली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। चलिए बताइए, यहाँ पे दोनों ही सही होंगे, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिए। कालगुरली खान बेसिकली आपका सोना के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। अब अंटार्कटिका की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो सबको बताइए आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो अंटार्कटिका आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज्यादा लाभ नहीं दे रहा है। ठीक है, परंतु ये पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे असत्य हैं। चलिए बताइए कौन से असत्य हैं। जैसे अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। क्वीन मॉर्ट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप का को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्य उदय नहीं होता है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट असत्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी वाला, कह रहा है इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बी आंसर आप लगा लीजिएगा। ठीक, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दरअसल अगर व्याख्या थोड़ी सी देखा जाए तो दूसरा कथन असत्य है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाले हैं। यहाँ तटीय मैदान नामात्र के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख क्या है, तो वनस्पति है। बताइए, तो यहाँ पे इतना ठंडा प्रदेश क्या पाया जाएगा, लाइकेन है, मास है, आपका ओक है और पाइन है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पेड़ तो मिलेंगे नहीं, तो लाइकेन और मॉस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 आंसर होगा। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था, तो इस तरीके से आपका आंसर 1 और 2 आंसर बन जाता है। ठीक है, तो लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग देखिए ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु क्या अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। पेंगुइन, समुद्री पंछी तथा सील यहाँ बड़ी संख्या में है। सागरों में व्हेल भी पाई जाती है। चलिए, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर क्या का नाम क्या है, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आप सबको बताइए, आपको हो जाएगा आंसर देखा जाए दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब यहाँ पे अगला चैप्टर आ गया आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण। आप थोड़ा सा पर्यावरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, क्योंकि देखिए दोनों चीज होती है। ज्योग्राफी में यही तो होता है जिस
व्यक्ति को ज्योग्राफी अच्छी आती है तो उसको आपका जो पर्यावरण होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दूँ कि इस सब्जेक्ट के प्रश्न आप लोग गलत ना करें। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। चलिए बताइए कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो पर्यावरण जो होता है ना उसके अंतर्गत आपके शामिल किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे मनुष्य, धरातलीय आकृतियां, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वनस्पति वस्तुएं, तो सभी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण सबसे मिलकर बनता है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखा जाए तो देखिए क्या होता है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जैसे लोग हो गए, स्थान हो गया, वस्तुएं, प्रकृति है, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये सब पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं। आप सबको पता है पर्यावरण कैसा हो सकता है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपका हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक व अजैविक दोनों पारिस्थितिकीय सम्मिलित होते हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में आपका मानव की परस्पर प्रतिक्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा कह रहा पादप में जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या जगह। ठीक है, पहला देखा जाए पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। आप सबको पता होगा कि देखिए जो चंद्रमा है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, इसलिए तो वहाँ पे वातावरण नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके लिए, तो आपका वायुमंडल के अस्तित्व को बनाने में। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे 100% सही है। दूसरा कह रहा है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। 100% आप लोग वर्तमान जो समय इसको देख रहे हैं। फिर देखा जाए पादप एवं जो जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए ना। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद वही सारी चीजें लिखी गई होंगी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको सिंपल सा ये बताना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न आप सबको आ रहा होगा। बताइए जल्दी से कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस शब्द से मिलकर हुई है। तो अगर हम लोग पर्यावरण शब्द की बात करें तो ये फ्रेंच शब्द से बना है ना, फ्रेंच शब्द से बना है। एक फ्रेंच शब्द है जिसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखा जाए तो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फ्रेंच में इसको इन्वायरोनेर कहते हैं। ठीक है, इसी का मतलब होता है आपका क्या, तो पड़ोस। ठीक, तो इस तरीके से व्याख्या में दिया हुआ, ये थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरमेंट, देखिए लिखा है ना, इन्वायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र को सही तरीके से आपके यहाँ पे परिभाषित करते हैं। चलिए बताइए परितंत्र को। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन आपका सी, जीवधारियों का आपसी संबंध पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं। देखिए परितंत्र मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए अगर परितंत्र की बात करें तो सिंपल सा क्या होता है कि जो पर्यावरण है ना उसमें जो जीव है उनके बीच जो अंदर संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का जब अध्ययन करते हैं इकोलॉजी कहते हैं। और जिस तंत्र में कहते हैं तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे जीवधारियों का आपसी संबंध, पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें रहते हैं, यही आपका परितंत्र कहलाता है। तो सिंपल सा आपका सबसे अच्छी परिभाषा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक, सी आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, आपको देख सकते हैं कि सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को ही परितंत्र मतलब कहते हैं या फिर परितंत्र का निर्माण करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण एवं उन भौतिक या फिर रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, उसे परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, और आप सबको पता होगा ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ का हस्तांतरण के द्वारा संबंध जो होता है स्थापित होता है। तो इस तरीके से ये आपका परितंत्र की परिभाषा होगी। आप सोचिए दोस्त हमें क्या करना है, यहाँ पे सुमेल करना। आइए देख लेते हैं, जलमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल, स्थल मंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग जलमंडल, तो जलमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी पर वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस तरीके से ए पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए पे 3 एक ही ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में तो आपका सी वाला यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, सी आपका ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से बन जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर देखा जाए वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल में तो पृथ्वी के चारों फैली वायु की पतली परत जो होती है वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल की बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जलमंडल क्या होता है, जलीय क्षेत्र होता है। स्थल मंडल की बात करूँ तो पृथ्वी के ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चला जाए, ये सारी परिभाषा यहाँ पे दी गई होंगी। ठीक, चलिए आगे देखा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को।
अभी हाल ही में बीता, इसकी थीम क्या थी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। ठीक है, महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से क्या होती है, तो अधिक होती है। आपको सिंपल सा बताना, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। चलिए बताइए कौन से स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे पृथ्वी की सतह, अगर पृथ्वी की सतह पे देखा जाए इस तरीके से, एक मान लीजिए क्या होता है आपका सेब, मान लीजिए तो सेब के ऊपर इस तरीके से परत होती है, इस तरीके से इस परत को अगर हटा दिया जाए तो सेब आपका सफेद सा दिखता है ना, तो एक परत के रूप में आपका एक तरीके से परपटी है पृथ्वी पे। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ठीक है, परपटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका 100% सही है। फिर कह रहा है महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि महासागरीय परपटी की मोटाई जो होती है वो महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल एक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। तो पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है उसको परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपों के भाग में इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है महाद्वीपों में, और समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है। महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से क्या होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, इस कारण आपका यह सत्य हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो असत्य है। चलिए बताइए कौन से कथन असत्य है। जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्युमिना से जैसे खनिजों से बनी है। कौन सी, महाद्वीपीय परपटी। ठीक है, चलिए महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन, जो आयरन होता है उससे बनी है, अर्थात आपका सियाल से बनी है। सियाल ना, ये होगा ना, माफ करिएगा आयरन ना, तो सीमा हो गया। अरे क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिलिका और आयरन बताना नीचे होगा ना, एक सेकंड माफ करिएगा, पता नहीं, थोड़ा सा फिर से पढ़ता हूँ। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एल्युमिनियम से जैसे खनिज से बनी है, सही है। महासागरीय परपटी सिलिका और आयरन से बनी है, नहीं ये गलत हो गया ना, ये 100% गलत है। आपका बी आंसर बनेगा, भले आंसर यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आप लोगों को समझाना है ना, यहाँ पे चीजें क्लियर करना है। अगर मुझे नहीं क्लियर होंगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे, वही चीजें यहाँ पे देखा जाए। देखिए क्या लिखा है, विकल्प बी असत्य, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सीमा से बनी होती है। ठीक है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है, वही सारी चीजें थी, सीमा कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि लगभग आपको 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, या फिर कोर कहते हैं। मुख्यतः निकिल है, लोहे से अर्थात नीफे से बनी होती है, अतः इसे नीफे भी कहा जाता है। वही सारी चीज मैं आप लोग को यहीं पे समझाना चाह रहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आते हैं यहाँ पे। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इससे किस प्रकार सेल बनते हैं, बताइए। आपको पता है अग्नेय सेल बनेगा ना, अग्नेय इग्नियस रॉक बनता है। तो इस तरीके से प्राथमिक चट्टानें ये होती है, इग्नियस रॉक अर्थात अग्नेय सेल बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, जब जो द्रवित मैग्मा है ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखा अंतर सेल, जो अग्नेय सेल, इसके दो प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी अग्नेय और आपका बहिर्भेदी अग्नेय सेल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, तो बताइए यहाँ का आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पे अभी ऐसी बात है, किसका है, तो करोड़ का है। करोड़ का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करोड़ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको गलती मत करिएगा। ठीक है, गलती से आपको कोई और ऑप्शन मत करिए। तो जैसे क्रस्ट मेंटल कोर आपका कोर है, तो कोर का सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे देखा पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी अर्थात क्रस्ट है, 16% आपका मेंटल है, और 83% हिस्सा किसका है, तो करोड़ का है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप लोग जान सकते हैं 6371 किमी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या हैं, तो सत्य हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी अग्नेय सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जब द्रवित मैग्मा परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब इसे अंतर्भेदी अग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी अग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है और अंतर्भेदी अग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले अगर बात करूँ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे सिंपल सा मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब क्या होता है, जब पृथ्वी पर से इस तरीके से आपका ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो जब ये लावा जो होता है ये अंदर आग के बाहर इस तरीके से फैल जाता है और ये ठंडा हो जाता है इस तरीके से, तो क्या बनता है, तो आपका
एक तरीके से चट्टानें बनती हैं, जो कि आपकी अग्नि चट्टान होती हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बहिर्वेदी होता है। क्या था बहिर्वेदी, क्योंकि बाहर बन रहा है ना, तो ये बहिर्वेदी अग्नि सेल होता है। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ये तो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि जब द्रवित मैग्मा परपटी के अंदर ही, अभी देखिए अंदर है, जब बाहर आएगा तो लावा आ जाता है ना, तो जब द्रवित मैग्मा परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्वेदी सेल कहते हैं, क्योंकि अंदर ही बन रहा है। ये भी सही है। आप सबको पता होगा ना, जब मैग्मा आपका अंदर से बाहर आता है तो लावा के रूप में आता है। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है बहिर्वेदी अग्नि सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। देखिए ये गलत लिखा है यहाँ पे। क्यों गलत है कि बहिर्वेदी जो अग्नि सेल की रचना बड़े दानों कैसे होगी। अब ये देखिए, आप ही बताइए, कोई चीज अंदर से आ रही है तो वो पूरी गली हुई है ना, तो इसका जो दाना वो रवेदार होगा ना, इस तरीके से रवेदार होगा, बड़े बड़े दाने नहीं होंगे। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, महीन होती थी, उल्टा लिख दिया। महीन इसका नहीं, इसका बड़े बड़े उसका महीन होना चाहिए। तो 1 और 2 आपका आंसर बनेगा, 1 और 2 आपका आंसर, क्योंकि हमें सही बताना, तो 1 और 2 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वही सारी चीजें लिखी गई होंगी। चलिए, सूची को सूची 2 से सुमेल करना है यहाँ पे। आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो सुमेल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 6 है, तो अंतर्वेदी अग्नि सेल है आपका, बहिर्वेदी अग्नि सेल है। ठीक है आपका, तो बहिर्वेदी अग्नि सेल है, बहिर्वेदी अग्नि सेल है। और आपका क्या है यहाँ पे, तो अवसादी सेल है आपका, अवसादी सेल है। ठीक, अवसादी सेल है। और आपका देखा जाए यहाँ पे, तो एक आपका क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, तो कायांतरित सेल है। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अंतर्वेदी अग्नि सेल की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, तो स्लेट तो नहीं होगा आपका यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेनाइट होगा, ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए हो गया। फिर बहिर्वेदी अग्नि सेल, अंतर्वेदी अग्नि सेल हो गया, बहिर्वेदी अग्नि सेल, तो ये आपका बेसाल्ट हो जाता है, ये आपका बेसाल्ट हो जाएगा। क्योंकि लावा आता है, आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र एग्जाम्पल देखिए, बेसाल्ट थी तो काली मिट्टी बना, बेसाल्ट चट्टाने थी, वो एक तरीके से अपर्दन हुआ तो काली मिट्टी बनी, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सादी सेल की बने तो ये परतदार होती हैं, तो इस तरीके से लेयर बनी गई, तो परत बनी गई, तो इनमें से परतदार कौन से, चूना पत्थर ही होगा ना, चूना पत्थर ही होगा। और स्लेब तो एक तरीके से कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको मिला लीजिए। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा आपका आंसर, तो आंसर यहाँ पे ए पे 3 है, तो ए पे 3 आपका 2 ऑप्शन में है, बी पे आपका 2 है, तो इस तरीके से डी बन रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई होंगी। और शादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे, तो सत्य है, बताइए। और शादी जो आपकी सेल होती है, और शादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल और साधों के निक्षेपण के द्वारा होती है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें सत्य बताना है ना। देखिए, अवसादी सेल की बात करें तो अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दरअसल मान लीजिए ये प्राथमिक चट्टानें कौन सी थी, अग्नि, अब इनका इस तरीके से अपर्दन हुआ, मान लीजिए इस तरीके से आपका बारिश हुई या अन्य कारण से अपर्दन हुआ, तो इस तरीके से ये टूट टाट के इस तरीके से जमने लगे, यहाँ पे जम के इस तरीके से एक नए पत्थर का या फिर नई जो चट्टान दस का निर्माण लिया। तो ये मान लीजिए क्या हुई, अवसादी चट्टान हुई। क्या हुई, अवसादी चट्टान, क्योंकि परतदार होती है, ये याद रखिएगा, परत के द्वारा बनती इस तरीके से, एक परत 2 परत होती है, तो परतदार चट्टान होती है। तो अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो आपका सही हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, ये गलत है। दरअसल क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जीवाश्म पाए जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जो अवशेष होंगे यहाँ पे जाके इस तरीके से इकट्ठा होंगे, तो फिर यहाँ पे अगली परत बनेगी। ठीक है, अगली परत बनेगी, फिर यहाँ पे इकट्ठा होगी तो अगली परत, इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है, इसमें जीवाश्म पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, पाए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, ये बात सही है, कम कठोर होती हैं, तो क्योंकि परतदार होती हैं, परत कोई भी चीज परत होगी तो बीच से चटक जाएगी ना, इस तरीके से परत परत बनी हुई है, इस तरीके से। तो आप अगर इस पे मारेंगे पत्थर या किसी चीज से मारेंगे, ये परत यहाँ से बोल जाएगी ना, यहाँ से, तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, सही है। तो 1 और 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई होंगी। थोड़ा सा देखा जाए फिर से, तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों के कड़ों से अवसाद जो सेडिमेंट आपका होता है, उसी से आपका सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, या फिर ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं, तो इससे अवसाद चट्टानें बनती है, भी कारण हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा, इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य जो आपके सूक्ष्म जीव है, तो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी पाए जाते हैं। बस, चलिए अगला है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। तो बताइए यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अग्नि भी हो जाती है और शादी भी हो जाती है। जब आप
एक तरीके से रॉक का साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें दी गई है। उच्च ताप के कारण क्या होता है, अग्नि सेल है या फिर अवसादी सेल है, ये किसमें, तो आपका काइंड सेल में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे उदाहरण की बात करूँ मैं, देखिए यहाँ पे उदाहरण की बात किया जाए, जिसमें मान चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका यहाँ पे पहला जो कथन कारण वाला प्रश्न है, तो कथन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से करते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी के स्थल खंड अनेक प्लेटों में विभाजित है। देखिए अगर पृथ्वी की बात करूँ तो पृथ्वी में 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं और बहुत से छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो पृथ्वी के स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा, नहीं यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो पहला तो 100% सही है, पहला तो आपका सही होगा 100%। और दूसरा कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वृत्तीय रूप में घूमता है, वृत्तीय रूप में घूमता है। हाँ सही बात है, ये भी सही बात है, वृत्तीय रूप में घूमता है, वृत्तीय रूप में घूमता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों से व्याख्या सही कर घूमता है, तभी तो इसके ऊपर प्लेट जो है घूम रही है ना, मतलब तरीके से हलचल कर रही है। आपका ये आंसर बनेगा यहाँ पे ए। ठीक है, ये आपका आंसर। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों से में बना या फिर विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूम रही है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग, मतलब कि इतनी इनकी स्पीड है कि प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर ही घूम पाती हैं, मतलब सरकती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली जो गति उसके कारण होता है। बस पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। चलिए पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। जैसे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जात बल कहते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। चलिए बताइए, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो बल आपका कहाँ पे लगेगा, तो जो बल आंतरिक भाग में लगेगा उसे अंतर्जात कहेंगे, जो बल बाहर लगेगा उसे बहिर्जात कहेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं। चलिए अगला आपका देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे, तो सत्य। बताइए कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य। आइए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य है। जैसे भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। तो इसमें क्या आपको बताना है कौन सा सत्य है, तो दोनों ही सही है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जहाँ पे एक तरीके से जो भूकंप होता है ना, वहां से जहाँ से कंपन स्टार्ट होती है तो उसको फोकस कहते हैं, उसी को उद्गम आपका एक हाइपोसेंटर कहते हैं या फिर उद्गम केंद्र कहते हैं। जब ये जहाँ पे सतह पे सबसे पहले मान लीजिए आता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ और ये सतह पे सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसको एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए दोनों सही होना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी व्याख्या देख लिया जाए तो स्थल मंडलीय प्लेट गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता रहता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। ठीक, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, देखिए वही तो कह रहा हूँ ना, जहाँ पे आरंभ होता है उसे हम लोग उद्गम या फिर केंद्र या फिर इसी हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं। ठीक है, तथा उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या पीपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। चलिए अगला है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं विसर्पण। क्या होता है विसर्पण, सिंपल सा अगर मैं एक चीज बताऊँ विसर्पण होता क्यों है। देखिए नदी मान लीजिए पहाड़ है, इस पहाड़ से निकल रही है इस तरीके से, तो इसकी वेग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये भी हाइट से निकल रही है और ऊंचाई से निकल रही है, इस कारण इसका वेग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब ये मैदानी भागों में आ जाती है तो इसकी वेलोसिटी अर्थात जो वेग वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, ये विसर्प बना लेती है, जहाँ इसको गड्ढा मिलेगा जिस तरीके से रास्ता मिलेगा उस तरीके से जाने लगती है, इस तरीके से जाने लगती है।
तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या आपका विसर्ग होता है, मियांडर इसको कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बनाती है, विसर्ग बनाती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है नदी द्वारा चपाकार झील अर्थात ऑक्सबो जो लेक है इसका निर्माण किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है, तो इसका निर्माण सिंपल सा मैदानी भागों में ही किया जाता है, मैदानी भागों में ही किया जाता है। दरअसल क्या होता है, इसका थोड़ी सी व्याख्या के बाद मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है। जब नदी पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो वो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यही प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। यह घुमाव ऐसकार का, कैसा ऐसकार का के होते हैं, अतः यह घुमाव इतना हो जाता है कि मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को चपाकार झील या फिर गोपुर झील कहा जाता है। क्या मतलब है सर इसका, आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपकी पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, इस तरीके से ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ठीक है, एक ही नदी बनाता हूँ, नदी इस तरीके से आ रही है। अब ये मैदानी भागों में आई तो इस तरीके से ये बह रही है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से बह के यहाँ पे हो गई, ठीक है, फिर इस तरीके से बह के यहाँ पे हो गई। अब क्या होता है कि कभी समय देखिए, किसी समय क्या होता है कि ये जो नदी है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा और नदी बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से बह रही है, यहाँ पे है, फिर ये आपको यहाँ पे इस तरीके से बह के आ गई। तो क्या होता है, कभी कभी ये वाली नदी इसमें मिल जाती है और ये करके अलग हो जाता है, ये पूरा अलग हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे पानी तो वही, तो ये झील बन जाती है, क्या बन जाती है, झील, ये झील बन जाती है। इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है, इसी गोपुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से झील बन जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए हो गया, चलिए याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे को नीचे पर कर देती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से ही आपका डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है, चलिए बताइए। इनमें से कौन सी जो स्थलाकृति है, समुद्री जो तट है ना, ये तरंग है सॉरी, उनके द्वारा बनाई जाती है। समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब, स्टैग या फिर समुद्री भृगु। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी होना चाहिए ना, सभी आपका आंसर हो जाएगा डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसे व्याख्या देख लें। तो समुद्री तरंगों के द्वारा या फिर समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनती है। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं, जिनसे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा या मतलब सी केव्स कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं, सी आर्चेस कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। तो दीवारें जैसे आकृति को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे जलीय जो आपके तट है उनको समुद्री भृगु कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, इसको सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है। समुद्री तरंगों किनारे पर अब अवसाद जमा कर समुद्री पुलिंग का निर्माण आपका क्या होता है, तो किया कर मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए, अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक लोएस के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, लोएस के बताइए। तो आप सबको पता हो लोएस कैसे बनता है, पवन के द्वारा, ठीक है। पवन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दरअसल पवनें क्या करती हैं, तो जो आपके एक तरीके से मरुस्थल होते हैं या फिर मिट्टी होती है उसको उड़ा कर ले जाके कहीं पे इकट्ठा कर देती है, तो इस तरीके से लोएस बनते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स कहते हैं ना इनको, मतलब सैंड ड्यून्स जैसे आपका बालू का टिब्बा बनता है उनके आसपास ही बनता है, ठीक है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, तो सैंड ड्यून्स कहते हैं या फिर बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लायोस कहते हैं, ठीक है, या लोएस कहते हैं। चीन विशाल जो लोएस का मैदान आप सबको पता ही होगा, ठीक, तो याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वायु की, वायु की बात कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो नया चैप्टर आपका वायु की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। आपको सिंपल सा बताना कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए एक सामान्य मनुष्य जब सांस लेता है तो वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, नाइट्रोजन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, आपको पता है। और हमारे जो वातावरण है, वातावरण की बात करूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो
वातावरण में आपको पता होगा कि वातावरण में आपको कितनी, तो लगभग आपको यहाँ पे देखा जाए 78% क्या है तो नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी सब गैसें हैं। और इसको मैंने कैसे याद रखाया था, नो एसी ना, नो एसी मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यही 4 गैस लगभग सबसे ज़्यादा है। मतलब आपका नो एसी मतलब आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन, ठीक है। कार्बन आपका 0.03% है। तो इस तरीके से ये 4 प्रमुख सबसे ज़्यादा गैसें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये 4 गैसें पाई जाती है। नो एसी इनका क्रम पूछता है कभी कभार, तो याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जिस तरीके से सांस ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम आपका नाइट्रोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, लेकिन छोड़ते से ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अगर देखा जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा 78% पाई जा रही है, ठीक है। फिर कह रहे जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, हाँ बिल्कुल ले जाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। फिर कह रहा पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल इसके लिए प्रोसेस होता है, इसके लिए प्रोसेस होता है जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिनके द्वारा आपका ये प्रोसेस किया जाता है। जैसे दलहनी फसलें होती हैं उनमें ये प्रोसेस थोड़ा तेज होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करके आपका लेते हैं और ये प्रोटीन देता है। इसके लिए पौधे के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही प्रोटीन बनेगा। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका 1 और 2 बना, ठीक है। ये थोड़ी सी और व्याख्या के साथ में देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे का प्रयोग कर सके, जिससे पौधे प्रयोग कर सके। वही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरियाज होती हैं, उनके द्वारा ये आपका प्रोसेस संभव हो पाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही जो अवरोही क्रम है, अर्थात अधिक से कम आपका क्या है बताइए। तो नो एसी हिसाब से मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका क्या है, तो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपका ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा, आप लोग गलती भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नाइट्रोजन कितना था 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, आर्गन आपका 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैसें 0.04% है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि मौसम से संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि वर्षण वायुमंडल की किस परत में आपकी घटित होती हैं। तो आप सबको बताइए क्षोमंडल में होता है, किसमें क्षोमंडल में होता है, क्षोमंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसको। दरअसल अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्षोमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत जो ऊंचाई है सतह से लगभग 13 किलोमीटर की आपकी होती है। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं आपकी इसी मंडल में होती हैं, ठीक है। चलिए, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है। समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर, बताइए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। जैसे कह रहा है आपका क्षोमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए क्षोमंडल की बात करूँ तो ये आप सॉरी क्षोमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोमंडल कहते हैं। क्षोमंडल के ऊपर एक परत होती है जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। समताप, इसमें तापमान वगैरह सब कुछ सम होता है, मतलब एक तरीके से समान होता है। इसमें कोई वातावरणीय हलचल नहीं होती है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इस तरीके से आपको पहला स्टेटमेंट सही है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। ठीक है, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है। दरअसल यहाँ पे 30 से 35 में एक परत पाई जाती है ओजोन मंडल, किसकी, ओजोन की। इसी को ओजोन परत कहते हैं, फिर ओजोन मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। और यही जो सूर्य से रोशनी आ रही है इस तरीके से यूवी रेज आ रही है, तो यही प्रोटेक्ट करती है, यही आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यही प्रोटेक्ट करती है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेती है। और यही जब एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब ये परत ये पतली होने लगती है, कोई छेद वगैरह नहीं होता है, जिसको ओजोन होल कहते हैं ना, होल नहीं होता है। दरअसल क्या होता है, यही आपकी परत पतली होने लगती है, तो इसी को ओजोन होल कहते हैं, ठीक है। डॉप्सन में मतलब से इकाई है आपकी, डॉप्सन इकाई है, क्या इकाई है, डॉप्सन इकाई है, तो इसमें मापा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या गलत वगैरह है, यहाँ पे सही है। अभी ये परत बादलों मौसम संबंधी घटनाओं लगभग मुक्त होती है, सही है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है, तीनों सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आपका आंसर यहाँ पे सभी बन जाएगा, डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगती है। तो ये आपका मध्यमंडल होता है। क्या होता है, मध्यमंडल। दरअसल क्या होता है कि जो उल्कापिंड होती है ना, ये बहुत
तेज आती हैं और जलते हुए आती हैं, तो इनमें फ्रिक्शन लगता है आपका किसी मध्य मंडल में, इसलिए ये यहाँ पे जल के समाप्त हो जाती हैं। और कभी कभार ये धरती पे गिर जाती हैं तो कभी बहुत बड़ी आपदा लेके आती हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाती हैं। ठीक है, कभी कभार धरती पे आ जाती है, जैसे कि आपका केरटा झील का निर्माण हुआ है ना महाराष्ट्र में, तो वो कभी गिरी थी। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था संभव बनाता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। आपको यहाँ पे क्या बताना है? तो सत्य बताना है ना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है? तो आपको सत्य बताना है। चलिए बताइए यहाँ पे सत्य क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें आयन मंडल की, तो इसमें आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कण प्रधानता होती है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो इसका नाम आयन मंडल होता है। इनमें आयनाइजेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है। फिर कह रहा है सप्तम मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं, जो कि 15 से 35, तो वही तो मैंने आप लोगों को बताया था, 50 किलोमीटर तक ये पूरी परत होती है सप्तम मंडल, उसमें 15 से 35 किलोमीटर के मध्य क्या होता है? तो ओजोन गैस का एक तरीके से ओजोन की परत पाई जाती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा था, आपको यहाँ पे ये सही है, तो दोनों सही है, मतलब आंसर यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल सही, आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? चलिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाता है? तो आपका इंसुलेशन, मतलब आपतन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सूर्यातप। ठीक है, सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। अब यही गलत कह दिया। ठीक है, आपको पता है कि मान लीजिए सूर्य, ये सूर्य है। अब इससे जो प्रकाश इस तरीके से पृथ्वी पे आ रहा है, जो पृथ्वी पे आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सूर्य तप कहते हैं। ये पृथ्वी है, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इसी को सूर्य तप कहते हैं। ये सूर्य तप हो गया। ठीक है, सूर्य तप हो गया। अब ये कह रहा है सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान आपकी क्या है? रहती है। यही तो गलती हो गई ना। देखिए, अगर देखा जाए, इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, तो इस तरीके से ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हुई आपकी, और ये बड़े से सूर्य देवता हुए। अब ये अपना प्रकाश दे रहे हैं, इस तरीके से ये प्रकाश दे रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि विषुवत रेखा के पास क्या होता है कि प्रकाश सीधे पड़ता है, इस तरीके से सीधे पड़ता है, तो ये तिरछे होने लगता है, इस तरीके से तिरछे होने लगता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए, पृथ्वी पे हर जगह प्रकाश सेम नहीं है ना, प्रकाश समान नहीं है। यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा इसलिए उष्ण बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, शीतोष्ण हो जाता है, फिर यहाँ पे और कम हो जाता है, शीत हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक आंसर लगा लीजिएगा। यही समझाने का मेरा तरीका था। ठीक, चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो सिंपल सा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें उस समय सपोर्ट किया था, उसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी चीजें लेके प्रस्तुत होंगे। ठीक है, बस आप लोग का साथ चाहिए। एक बार आप लोग विश्वास कर लीजिए, प्लीज उसी तरीके से चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कर लीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोग से कह सकता हूँ, आप ही अपने हैं, आप ही लोग से कह सकता हूँ। बताइए, चैनल मेरा डिलीट कर दिया गया, मैं कौन सा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया था? नहीं हो पाया था ना बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल, फिर भी चैनल मेरा डिलीट हो गया। यही होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा। आप ही लोग हैं जो फिर से किसी को जवाब दे सकते हैं कि चैनल डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। इंसान की अंदर की जो एक तरीके से चीजें होती हैं, जब उसकी दृढ़ इच्छा है कि मैं जो स्टूडेंट के लिए कुछ करूं, तो किसी तरीके से वो कर सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें। देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, आपके जैसे स्टूडेंट को तैयारी करता हूँ, अपने पैसे से मैं आप सबके लिए चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी चीजें टेस्ट वगैरह है, मैं अपने पैसे से खरीद के लाके, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का सपोर्ट है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोग मोटिवेट करते रहिए, देखते रहिए लेक्चर को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कोशिश भरसक करता रहूँगा। ठीक है, चलिए अगला आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको बताना इनमें क्या कि कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है? तो सत्य है। आइए देख लेते हैं इसमें। जैसे वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान, यहाँ पे कह रहा है वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। निम्न दाब के क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। उच्च वायु दाब के क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। चलिए बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जा रहा है? यहाँ पे आंसर आपका प्रश्न संख्या 8वें का क्या बन जा रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका 8वां प्रश्न। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आइए देखते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप
के द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल अगर देखा जाए तो पृथ्वी की अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी पे अलग अलग वायुदाब पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से जो इक्वेटर होता है इसके यहाँ पे 0 मतलब 5 डिग्री तक यहाँ पे क्या ये सब आपके निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं ये गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे गिरती हैं, तो यहाँ पे आपका निम्न दाब पाया जाता है। इस रीजन में आपका निम्न दाब पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें, वही कह रहा वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप, तो वही तो बात है, वायु के ताप, यहाँ पे ताप सब समझिएगा, वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर पे क्या हो रहा है, 5 से 0 से 5 डिग्री मतलब ये सूर्य जी हैं। अब ये क्या करें, यहाँ पे प्रकाश सीधे दे रहे हैं, सीधे दे रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे हल्की वायु जो गर्म होकर हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ के यहाँ पे क्या हो रही है, तो इस तरीके से गिर रही है ना, यहाँ पे गिर रही है। तो इस तरीके से ये आपका निम्न दाब है, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड है, ताप पर डिपेंड है। इस तरीके से पहला पास सही है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इससे आसान तरीका नहीं समझा सकता, मैं खुद जिस तरीके से समझता हूँ उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी समझाता हूँ। ठीक, फिर कह रहे निम्न दाब के क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पे निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसी बात है, देखिए निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 बजता है, दिन में 2 बजता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, यहाँ पे बादल बनने लगते हैं। इस रीजन में थोड़ा सा फिर से बता दूं, इस तरीके से पृथ्वी हो गई, अभी इक्वेटर वाला रीजन हो गया, अब यहाँ पे इस तरीके से बादल बनने लगते हैं, इस तरीके से बादल बनने लगते हैं, और जैसे 2 से 4 के मध्य यहाँ पे वर्षा होने लगती है, क्या वर्षा होने लगती है, इस तरीके से वर्षा हो जाती है इक्वेटर के पूरे रीजन में दोनों साइड। तो इससे निम्न दाब के क्षेत्र में बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, और डेली वर्षा होगी तो मौसम नम होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कैसे बन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाए जाएंगे ना, क्योंकि डेली वर्षा हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे ये भी सही है। ठीक, चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे आपको समझाना ही मेरा ध्येय, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उच्च वायुदाब का क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश से जुड़ा होता है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, फिर कह रहा वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, आप सबको पता कोई भी चीज होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बहती है। कोई भी चीज बताइए, मान लीजिए हाई मतलब ये कितना बड़ा आदमी है और ये कितना सा आदमी है, इस तरीके से मतलब आदमी करना ना, तो ये बड़ा वाला आदमी इसको तो मार ही देगा ना, तो इस तरीके से ये ढकेल देगा ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए वायु सदैव उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसे होता भी क्या, सिंपल और अच्छे से समझाऊं तो जो आपका यहाँ पे उच्च दाब वाला रीजन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हवाएं ज्यादा भारी होती है, अब भारी होती है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाती। अब ये क्या होता है, जो निम्न दाब वाला ये हवाएं ठंडी होती हैं और मतलब शरीर ज्यादा गर्म होती है तो ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पे जगह लेने लगता है, इस तरीके से फ्लो हो जाता है पूरा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ में से सभी होंगे। ठीक है, चारों पे सही हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई होंगी। चलिए आगे चला जाए, निम्नलिखित में से कौन से युग आपके सुमेलित हैं, चलिए बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है। ठीक है, निम्न ऋतु में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थानीय अस्थायी पवन कहलाती है। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, कह रहा वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ठीक है, फिर कह रहा विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो आपका सही है। जैसे कि अगर भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो इस तरीके से ये भारत हो गया। आपको पता ही है इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून जून से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब ठंडी आती है तो यही जो हवाएं होती हैं ये कैसे हो जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं। ये कैसा हो रहा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, ये वाली चीजें सही बता रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थायी पवन कहलाती है। ये भी गलत है, अस्थायी पवन कैसे हो गई। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर आपका केवल 2 बता रहा है, केवल 2 आपको यहाँ पे सही सुमेलित है, क्योंकि हमें सही बताना ना, यहाँ पे सही सुमेलित है। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कौन सा युग सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला भी आपका सुमेलित नहीं बता रहा, आपका दूसरा भी तीसरा भी नहीं बता रहा है। ठीक है, देखा जाए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखा जाए अस्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। व्यापारिक, पछुआ एवं पूर्वा ये सब क्या है, तो इस तरीके से आपकी क्या है वही, तो ये अस्थायी पवनें होती है। यहाँ पे क्या लिखा था, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें, निश्चित दिशा में अस्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। वही वो कह रहा है गलत नहीं बता रहा है, स्थानीय नहीं है, ये देखिए यही गलती हो गई, अस्थायी पवनें माफ करेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, इससे गलती हो जाती है। ये अस्थायी पवन होती है, सही तो है। और यहाँ पे स्थानीय पवनें ये होंगी जो किसी क्षेत्र में विशेष चलेंगी। तो
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखा जाए जैसे कि स्थानीय पौने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन में किसी विशेष समय चलते हैं। उदाहरण के लिए लू मान लीजिए, ये उत्तर भारत में चलती है। ठीक है, अगला अपने यहाँ पे है कि जल। अब जल से थोड़ा सा प्रश्न जो बने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित होते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बताइए। तो सभी होंगे। क्या होता है? सबसे पहले वाष्पीकरण होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? बादल बनते हैं, फिर आपका वर्षा हो जाती है। तो यही तो प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आपका ये जल चक्र कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, चलिए, और आपको बता दो प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है क्या? तो सैलिनिटी कहते हैं इसको। इस तरीके से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। महासागर की औसत जो सैलिनिटी वो कितनी है? 35 ग्राम प्रति 1000 आपकी इस तरीके से ग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? तो आप सबको पता है कि महासागर में ज्वार भाटा कैसे आता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार एवं भाटा आते हैं। ज्वार एवं भाटा की उत्पत्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल वह जो अभिकेंद्रीय बल है उसका भी एक तरीके से इस पर प्रभाव रहता है। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट से बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे हम लोग ज्वार कहते हैं। कहते ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो उसे मतलब तट के पीछे चला आता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। ठीक है, एक बार उठता है, एक बार नीचे आता है, तो वही ज्वार भाटा कहलाता है। समांतर 2 बार नियम से ज्वार एवं आपका क्या होता है? तो भाटा आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? अब जब बृहद ज्वार कब आ सकता है बताइए आपको यहाँ पे। तो अगर देखा जाए सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, बृहद ज्वार कब आएगा? तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी तीनों सीधे में होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं, इस तरीके से आपका तब क्या होता है? तो बृहद ज्वार आता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, अब इधर ये आपका इस तरीके से आपका क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। यहाँ पे लिखा जाए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी में होते हैं तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार अर्थात स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो ये आते हैं आपका यहाँ पे देखा जाए पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिर में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई समांतर ज्वार से कम होती है। ठीक है, लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में के सप्तमी या अष्टमी को होती है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होता है। देखिए सिंपल सा अगर मान लीजिए क्या कह रहे हैं, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे ये चंद्रमा हो गया और ये सन हो गया। ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से देखा जाए तो कैसे समकोण पे, मतलब 90 डिग्री पे। यही कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक सिरे में ना होकर समकोण होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी आपका सही है। अब दोनों सही मत आपका सी आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपका 7वां, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं? चलिए देख लेते हैं। जैसे उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ठीक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक, तो इसका ऑप्शन अभी देखना होगा। चलिए ऑप्शन आपका 3 स्टेटमेंट हुआ यहाँ पे, देखिए 3 ही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा पहले। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दरअसल ये सहायक होता है, ये क्या कहता है कि जल जो स्तर होता है ना उसको तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ठीक है, जिससे जहाज का होता है बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक, तो फिलहाल इस तरीके से ये तो सही है आपका। ठीक है, दूसरा कह रहा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिकांश जो अधिक संख्या मछली तट से निकट आ जाती हैं। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित किया जाता है, ये तो 100% सही है। तो इस तरीके से तीनों सही है, तीनों ऑप्शन दिए यहाँ पे। देखिए सही तो है, आंसर भी दे रहा है उसमें सभी सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस व्याख्या उच्च ज्वार संचालन के लिए आपका क्या होता है? सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा था। और मछलियाँ वगैरह सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, मतलब निम्न कथनों से कौन सा सत्य है? ठीक है, सत्य बताना आपको। चलिए बताइए।
तो यहाँ पे महासागरीय धाराओं की बात किया जाए, थोड़ा सा जो ओशन करंट होती हैं इनकी बात किया जाए यहाँ पे, तो इनमें से आपको बताना कौन सा असत्य है। देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुव की ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठंडी धाराएं ध्रुव एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों से प्रभावित होती हैं। अच्छा, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं, महासागरीय धाराओं के आसपास के क्षेत्र तापमान को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर पृथ्वी देखा जाए तो पृथ्वी पे अगर जो धाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर इधर जाती हैं कोण के साइड, तो गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है। बेसिकली यही आपकी कंडीशन लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट आपका उत्पन्न होती हैं और आपका ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। ये कैसी होती है? तो ये गर्म होती है, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुव या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसके बारे में। ये कह रहा है कि ठंडी धाराएं ये ध्रुव या फिर उच्च अक्षांश से, तो सही है, से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों से प्रभावित होती हैं, ठीक। ये भी थोड़ा समझते हैं इस बात को भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये हो गई, अरे ये कौन सा कलर हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे जो पोल है। अब जो पोल मतलब आपका क्या होगा? उच्च अक्षांश हो गया, ये तो 0 डिग्री होती है। तो जो आपकी महासागरीय इस तरीके से इधर से आ रही है, ये ठंडी होती है। तो वही कह रहा है ठंडी धाराएं जो होती हैं ये आपका उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या फिर जो निम्न अक्षांश होते हैं उसको प्रभावित होती हैं। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर की बात कर रहे हैं ना, तो ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम अभी गर्म है ना, ये गलत रहेगा, ये आपका गलत रहेगा। और हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें आपको बताना है यहाँ पे असत्य। तो अब ऐसी बात है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे महासागरीय धारा के आसपास के क्षेत्र में तापमान काफी प्रभावित होता है। कहने का मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल को बता देगा। ये आप लोग देखेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे पेरू की धारा है, तो यहाँ पे देखेंगे पेरू की धारा कैसी है? ठंडी है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो धाराएं होती हैं वो आसपास के क्षेत्र को तापमान को भी क्या होती है? प्रभावित करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो 9वें का आंसर आप सबको पता है, वह क्षेत्र जहाँ पे गर्म और शीत जो ओशन करंट होती है आपस में मिलती हैं। तो सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सागर या फिर महासागर के जिस स्थान पर गर्म या ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास आपका आवासियो और क्योशियो मिलती है, आप सबको पता हुआ है। तो इस तरीके से वहाँ पे कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फसल के अपना संचालन बाधा भी उत्पन्न होती है, लेकिन मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति आपका एक जापानी भाषा से हुई है, जापानी भाषा से, जापानी भाषा से, ठीक है। जापानी भाषा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुनामी भाषा, सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। 26.4 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः ही डूब गए थे। चलिए आगे चला जाए, अगला प्रश्न आज का देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई होंगी। प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव, अगला चैप्टर आपका प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? बताइए। जैसे तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई, वन्य जीव। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कोई भी वनस्पति है, ये किस पे आपका एक तरीके से निर्भर कर सकती है? यहाँ के तापमान पे, तापमान कैसा है, यहाँ की मिट्टी की परत कैसी है, नमी कैसा है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1, 2, 3 हो जाएगा। वन्य जीव तो इसके अंदर रहते हैं ना, तो वन्य जीव से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ठीक है। याद रखिएगा आपको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं के संदर्भ में नीचे दिए तथ्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषताएं सही हैं। इसके बारे में उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से मार्क लगा दे रहा हूँ। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर कुछ खासियत मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो ये हमेशा हरे भरे वन होते हैं। यहाँ पे वर्षा आपका लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जो स्टेटमेंट लिखा है इनको देख लेते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है आपको यहाँ पे इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इन वनों में वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। देखिए चौथा तो 100% गलत है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सदाबहार वन में जो आपके वन होते हैं वो अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में भी नहीं गिराते हैं, इसीलिए सदाबहार वन कहलाते हैं। तो इस तरीके से चौथा गलत है। एलिमिनेट करिए तो आपका बी और डी चला गया। अगर ये तरीका बता रहा हूँ, देखिए यही होता है, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, आंसर मतलब नहीं है, यहाँ पे सीखना भी है। ठीक है, यहाँ पे चौथा नहीं होगा। इन वनों में दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। दरअसल क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सा, यहाँ पे होड़ लगी रहती है कि कितना लंबा हम हो जाए, क्योंकि प्रकाश पाना होता है। ठीक है, प्रकाश पाना होता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, अगर सूरज की जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी की राइट सतह पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे जो सतह है वहाँ पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि पेड़ों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है और बेसिकली यहाँ पे आपके खास इसके नीचे नहीं पाई जाती है। इसके नीचे जो पत्ते गिरते हैं कुछ उसी की चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। आपको पता है विश्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विश्वतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विश्वतीय क्षेत्र की, वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, वर्ष भर सीधे पड़ती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वर्षा वर्ष भर होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक। इस तरीके से भी सही। ये वन भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इस तरीके से आपका एक और दो और तीन आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए वही चीजें यहाँ पे बताई गई होगी। एक चीज यहाँ पे और बता रहा है, ये थोड़ा देख लेते हैं। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपको यहाँ पे देखा जाए, और यहाँ पे देखिए ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े अर्थात लंग्स ऑफ अर्थ की तरह प्रतीत होते हैं। कौन सा, जो आपका अमेजन का वन है। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड, आग्नूस और मोहगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है तो सत्य हैं। चलिए बताइए कौन से कथन सत्य किसका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं या गिरा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय अगर पर्णपाती वन की बात करूँ तो ये मौसमी आपके वन होते हैं। दरअसल ये कुछ महीने अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जो शुष्क महीना होता है, किस लिए, तो पानी को एक तरीके से पानी को बचाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए दोनों सही है। यहाँ पे देखा जाए उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो कि भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में ये अपना जो पत्ती होती है गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष इस प्रकार है, साल, सागवान, नीम, आपका शीशम। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके मतलब किस प्रकार के वनों की ये क्या है तो विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये वन समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए बताइए किसकी बात हो रहा है यहाँ पे। सिंपल सा अगर प्रश्न का ध्यान है कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी बना लेते हैं बड़ी सी। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य अक्षांश कह रहे हैं, तो मध्य अक्षांश मतलब आपका यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इस रीजन में पाए जा रहे हैं 40 से 45 या इधर पाए जा रहे हैं। ये वन समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो पूर्वी किनारे पे। तो मान लीजिए आपका यूरोप हो गया, अलग पोर्शन हो गया, इसके पूर्वी किनारे पे इधर पाए जा रहे हैं, पूर्वी किनारे पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, समझते हैं, पूर्वी किनारे पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुलायम मतलब लुगदी बनती है, कागज बनता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बात किसी पर ये, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो होंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा और नीचे पाए जाएंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन भी अगर देखा जाए थोड़ा सा इधर पाए जाएंगे। सही, यहाँ पे बात हो रही है शीतोष्ण किसकी, पर्णपाती की बात हो रही है, बस सदाबहार की। सदाबहार की हो सकती है, सही सदाबहार है। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वनों की बात हो रही है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे इनसे क्या बनती है, तो आपका कागज वगैरह इन्हीं से बनता है, मुलायम लकड़ी होती है इनकी, और बहुत ही एक तरीके से बहुत ही आपके एक तरीके से कह सकते हैं कमर्शियल और आपके इकोनॉमिकल ये आपके पौधे होते हैं, मतलब इनसे बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई होंगी। चलिए अगला आपका शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन आपके क्या यहाँ पे सत्य हैं। जैसे कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन आपको मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांश उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में या फिर वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं।
चलिए जल्दी से बताइए, अभी काफी अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या बना? जो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे कौन सा है? 5वां है ना, 5वां। इसका आंसर क्या बना बताइए आप जल्दी से। तो यहाँ पे देखा जाए उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक, सही है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते, तभी तो पर्णपाती हो रहे थे। इस तरीके से तो सही है, तो तीनों सही है, मतलब आपका डी आंसर बनेगा। आइए थोड़े से देख लेते हैं, तीनों बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ गलत भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों सही है। उपरोक्त में से तीनों ही कथन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं ओक, एस, बीच आदि हैं। ठीक है, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन प्रदेश विश्व का आपका फलोद्यान कहते हैं? मतलब एक तरीके से यहाँ पे फल ज्यादा होते हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भूमध्य सागरीय वन ना, भूमध्य सागरीय वन आपका आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या देखा जाए तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व फलोद्यान अथवा ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून व अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? बताइए आपको यहाँ पे जो महाद्वीप है उनके किस भाग में आपका जो महासागरीय वनस्पति है वो पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग? आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए पश्चिमी भाग और आपका दक्षिण पश्चिमी भाग। तो 1 और 3 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, 1 और 3। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा देखें तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अधिकतर यूरोप और अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ठीक है, अगला है शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके क्या है तो सही है। ठीक है, देख लेते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन मतलब आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके का वन होता है। ठीक है, इस तरीके के वन होते हैं। आइए देखते हैं इनका आंसर क्या हो रहा है। तो सबसे पहला करा शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर अर्थात 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वनों को टाइगर भी कहा जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शंकुधारी वन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं। ये शंकु इसलिए बनते हैं कि उच्च अक्षांशों पर बर्फ गिरेगी जिससे ये स्लोप टाइप होते हैं इस तरीके से। तो बर्फ यहाँ पे गिर रही है तो इस तरीके से सड़क के नीचे चली आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष। देखिए प्रकृति ने किस तरीके से पेड़ों को भी बनाया है। ठीक है, उस तरीके का मतलब एक तरीके से अडॉप्टेशन बनाया कि वहाँ को निवास कर सकते हैं, वहाँ को पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला तो सही है। ठीक है, पहला आपका यहाँ पे क्या सही है। फिर कह रहे हिमालय में जो वन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में जब आप हाईली एल्टीट्यूड पे जाएंगे मतलब ऊंचाई पे जाएंगे तो इस प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर व पर्णपाती प्रकार के होते हैं। ये आपका थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। छोटे नहीं होते हैं, काफी बड़े वृक्ष होते हैं ना, छोटे नहीं होते हैं। शंकुधारी वनों को टाइगर भी कहा जाता है। हाँ देखिए ये टुंडा प्रदेश में नहीं है, टाइगर प्रदेश में है। तो 50 से 70 पर टाइगर हुआ, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो टुंडा आपकी आ जाएंगे। टुंडा वनस्पति मतलब केवल एल्गी हो गई, सॉरी लाइकेन आपके मास हो गए। ठीक है, क्योंकि ठंडे प्रदेश ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपका 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है इनका फायदा। तो यहाँ पे समांतर बारीक कागज बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है आपका वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 2 से हमें यहाँ पे शामिल करना है। उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, शंकुधारी वन है। चलिए बताइए आपके सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो हम लोगों ने देखा था अवनुस महागुनी। तो ए पे 4। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर बात है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका जैसे सागवान था, पीपल था, इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे। तो आपके साल हो गया, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया। ठीक, शीतोष्ण पर्णपाती वन देखा जाए, शीतोष्ण पर्णपाती वन तो हम लोगों ने अभी देखा एस बीच ये सब देखा था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे शंकुधारी वन, चीड़ हो गया, देवदार हो गया जो कि हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। आंसर आपको यहाँ पे बी बन गया। आंसर आपको यहाँ पे क्या बन गया? तो बी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताने में से कौन से कथन असत्य है। ठीक है,
जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का क्या उदाहरण है? चलिए बताइए इनमें से कौन से आपके असत्य हैं। ठीक है, सिंपल सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करूं तो ये आपका इक्वेटर हो गया। इसके जो आपका ये 23.5 डिग्री वाली रेखा हुई, मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री वाली रेखा हुई, ठीक है। इसके बीच में कुछ घास के मैदान इधर, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा इधर, ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, इसके रीजन में ये कहलाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास असल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, ये गलत है, दोनों साइड पाए जाते हैं। ये आपका गलत हो गया, दोनों साइड पाए जाते हैं, समझ गए। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं, छोटी नहीं होती है, अगर समाना पढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी घास पाई जाती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत रहेगा। अफ्रीका का समाना घास असल उष्णकटिबंधीय घास असल का उदाहरण बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका एक और दो गलत, मतलब आपका आंसर डी बनेगा ना, डी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। आइए थोड़ी सी व्याख्या के तहत मैं आप लोग को समझा दूँ। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उग जाती हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैली हैं। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती हैं। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके क्या है तो सत्य है, कौन सा आपके सत्य है। चलिए बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आपको जल्दी से, जो प्रश्न संख्या आपका 11 है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए बताइए आप लोग 11 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये घास स्थल अक्षांशीय, कौन सी, शीतोष्ण घास के मैदान की बात हो रही है, शीतोष्ण घास के मैदान। तो बेसिकली अगर देखा जाए शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे पाए जाएंगे, किस तरीके से अगर पृथ्वी हो गई तो आपका शीतोष्ण वाला रीजन कहाँ पे होता है, बताइए शीतोष्ण वाला रीजन कहाँ पे होता है। शीतोष्ण वाला रीजन की बात करूँ तो 23.5 के इधर होता है ना, ये आपका ये वाला उष्णकटिबंधीय रीजन हो गया, ये उष्णकटिबंध हो गया। ये जो रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, तो शीतोष्ण रीजन ये वाला है, ये वाला रीजन आपका शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक, ये रीजन शीतोष्ण हो जाएगा। तो ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये तो लगभग आपका सही है। दरअसल ये मध्य अक्षांश होंगे ना, क्योंकि ये आपका 23.5 इधर और 6.5 के बीच का रीजन होता है, तो मध्य अक्षांश हुए ना, तो इस तरीके से आपका सही है। फिर कह रहे यहाँ की घास आमतौर पर छोटे और पौष्टिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अर्जेंटीना का देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए चला जाए अगला प्रश्न हम देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देखा जाए तो शीतोष्ण घास के मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती हैं। इन प्रदेश में समांतर जंगली भैंस, बाइसन और जो एंटीलोप हैं वो पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है, बताइए किस क्षेत्र की विशेषता आपको बता रहा है। तो ये बात कर रहा है दरअसल ध्रुवीय क्षेत्र की ना, अगर टुंड्रा प्रदेश की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब टुंड्रा वनस्पति है, क्या टुंड्रा वनस्पति है। और ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती हैं। नीचे दिए गए घास स्थान जो स्थल है आपको यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, जैसे सवाना है, वेल्ड है, कंपोज है, लानोस है। आपको इनमें से बताना है कौन से उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सवाना होगा। ठीक है, सवाना आपका 100% होगा। और इसके बाद देखा जाए तो आपका कैंपोस जो कि ब्राजील में पाई जाती है, ये भी होगा। ठीक, बात करें यहाँ पे लानो जो कि वेनेजुएला में पाई जाती है, ये भी आपको होगा, क्योंकि वेनेजुएला किसके, वेनेजुएला जो है ये आपका मकर रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो अभी इस बात उष्णकटिबंधीय में हो जाए। वेल्ड जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि शीतोष्ण है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं माफ करिएगा, यहाँ पर देख रहा हूँ गलती हुई, ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और ये आपका शीतोष्ण कैसी है, ये शीतोष्ण। ठीक है, ये शीतोष्ण। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये आपका नहीं होगा। इस तरीके से 1, 3, 4 होगा, 1, 3, 4 मतलब सी आंसर बनेगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए वही सारी चीजें लिखी गई होंगी। चलिए अगला 14, निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन शीतोष्ण घास स्थल आपके यहाँ पे देखा जाए तो प्रमुख उदाहरण है। किसके, शीतोष्ण क्या पूछ रहा है आपका। देखिए शीतोष्ण मतलब आपका 23.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है, तो पंपास अर्जेंटीना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो सकता है आपका यहाँ पे, कहाँ पे, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आपका हो गया।
ठीक है। बात करें प्रेरी, तो ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका। बात करें यहाँ पे स्टेपी, तो यूरेशिया रीजन में, यहाँ पे यूरेशिया कर लीजिए, यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। और बात करें यहाँ पे क्या आपका, तो बेल्ट की बात करें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। बात करें यहाँ पे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इस तरीके से सभी बन जाएंगे, ये सभी शीतोष्ण राष्ट्र के मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा आपको। चलिए आगे चला जाए। हाँ चलिए, यह वाक्य मानवीय पर्यावरण और बस्तियां परिवहन संचार आ गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है। चलिए अगला, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। ऐसे वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियां में रहते हैं। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे केवल एक सत्य है, केवल एक आपको यहाँ पे सत्य। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखा जाए हम जल्दी से। तो यहाँ पे देखा जाए केवल एक सत्य है, बस्तियां वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक रसायन, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, ये सारी चीजें और एक तरीके से उपजाऊ मिट्टी आवश्यकता होती है। बस्तियां स्थायी अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां में रहते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, प्रफीड प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है आपका देखा जाए 1 और 4 में। 1 और 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। थोड़ी सी व्याख्या देखा जाए तो प्रकीर्ड ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ड होती है। दरअसल ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं ये आपकी सघन या प्रकीर्ड हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं। प्रकीर्ड बस्तियों में लोग घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबवे आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये एनसीईआरटी है तो इस तरीके से इसी को याद रखिएगा। ठीक है। बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तक पर स्थित है। आपका जो व्लादिवोस्टोक है वहां तक जाता है। चलिए जलमार्ग के संबंध में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए आपका होता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। तो यहाँ पे केवल एक आंसर बता रहा है, यहाँ पे केवल एक आंसर आपका यहाँ पे क्या है तो बता रहा है। चलिए ये थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए केवल एक सत्य है, अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग के सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग से गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका, ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका की नील नदी हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मानव पर्यावरण में अन्योक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, ये देख लेते हैं। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है तो सत्य किसके बारे में, अमेजन नदी बेसिन के बारे में। जैसे पहला कह रहा है अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है जिस कारण यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। ठीक है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आर्किड या फिर आपका बोर्निलाइट जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो ये आपके वर्षा वनों में पाए जाएंगे ना, वर्षा वनों में। किस प्रकार के वनों में, तो वर्षा वनों में पाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पे वर्षा वन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने सघन रहते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत से बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नमी युक्त होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे आर्किड और आपके जो ब्रोमीलाइड है ये उगते हैं। ठीक है। और ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा जो कि पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अगला, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन
के संदर्भ में मलोका मलोका यहाँ पे किससे निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ के लोग के द्वारा बनाए गए जो बनाए जाने वाले घरों को कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो दरअसल जो अमेजन नदी द्रोणी है ना, उसमें स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में आपका शोशु नामक एक तरीके से डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ पे पता होगा आपको, गंगा में पाई जाती है और आपका ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसी व्याख्या देखा जाए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो आपका अलवणीय जल होते हैं, मतलब शुद्ध जल जो होता है, एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में आपका शोशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें ये जो डॉल्फिन इसके उपस्थिति शुद्ध जल का पता बताती है, मतलब इससे ये पता चलता है कि जल आपका कैसा तो शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी पर के तट पर अवस्थित है, सबको पता है हुगली नदी के तट पर। ठीक है, हुगली नदी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, शीतोष्ण घास फसलों में जीवन। तो यहाँ पे देखा जाए प्रेरी, प्रेरी कहा जाता है। तो प्रेरी अगर देखा जाए, दरअसल जो आपका उत्तरी अमेरिका होता है उसमें शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो सिंपल से अगर देखो यहाँ पे उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास असल को प्रेरी कहा जाता है। ये समतल मंद ढलान या फिर पहाड़ी वाले प्रदेश है जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। पृथ्वी की सतह पर 1/4 भाग घास स्थल। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश घास स्थल, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में घास स्थल है। ठीक है, चलिए प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे सत्य है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला कह रहा आपका, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत में, पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। प्रेयरी समांतर वृक्ष विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, ऑल्डर एवं पॉल्पर जैसे पेड़ उगते हैं। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। आपको यहाँ पे सही बताना है कि कौन से आपके सही उत्तर है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जा रहा है। यहाँ पे सभी सही है, सभी सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी बन जा रहा है। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत, पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। प्रेरी समांतर वृक्ष विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, वीरो और ऑल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। बाइसन अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है। चलिए बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आपका मिसिसिपी है, आपका सास्केचुआन है, हडसन है, आपका नील है। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा, तो नील तो नहीं होगी ना, नील तो नहीं होगी, नील तो मिस्र में है। आपका देखा जाए यहाँ पे हडसन भी नहीं हो सकती है। आपका आंसर यहाँ पे मिसिसिपी और सास्केचुआन हो सकता है। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि देखा जाए प्रेरी घास के मैदान में क्षेत्र अमेरिका है वो कनाडा के कुछ भागों में फैले हुए हैं। अमेरिका में प्रेरी मैदान का पाव मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदी जैसे कि नदियां हैं, जबकि कनाडा में प्रेरी मैदान का पाव आपका जो सास्केचुआन नदी है और उसी को सहायक नदी है। अगला है प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहा जाता है। प्रेरी क्षेत्र गेहूं का अत्यधिक उत्पादन करता है। तो प्रश्न संख्या चौथे का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताइए। चौथे का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करा, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर बनेगा, याद रखिएगा आप लोग, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को हम लोग वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेल्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालहरी मरुस्थल स्थित है। जारे एवं इसकी सहायक नदियों इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा सत्य बताना है। तो यहाँ पे क्या सत्य हो जाएगा छठे के लिए, सत्य आपका केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो केवल 1 सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थल को वेल्ड कहते हैं। इसके पश्चिम में कालहरी मरुस्थल है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। वैसे भी अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जारे कहाँ पे है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जारे नहीं है, वो तो विश्व अफ्रीका का सब बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। फिर कह रहा है यहाँ पे दूसरा कि रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा वे क्षेत्र उपजाऊ होते हैं।
रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बंजरी के मैदान एवं नम नम चट्टानी सतह वाले उत्कृष्ट पठार पाए जाते हैं, मरुद्यान कहलाते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल से बताना कौन सा कथन मरुद्यान के सही तरीकों को परिभाषित करता है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। वे क्षेत्र आपके कहलाते हैं क्या? मरुद्यान। तो यही आपका आंसर बनेगा केवल 2। देखिए आपको बता भी रहा केवल 2। ठीक है, केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए लिखा है कि रेत पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में डूबने का जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान अवशेष बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। ये लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं पश्चिम में जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, ठीक है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है, दक्षिण में फिर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। आपको बताना क्या था यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा बताना क्या था कि कौन सा किसके बारे में? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में से जो लद्दाख है उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा था? यहाँ पे सत्य पर डी बता रहा है, डी अवश्य होगा। ठीक है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम, तो लद्दाख के उत्तर में ही तो काराकोरम है और दक्षिण में जास्कर है, तो काराकोरम जास्कर ठीक सही था। चलिए, इस तरीके से आपका डी आंसर बन गया। क्या बन गया आपका? यहाँ पे आंसर डी बन गया। डी आपका आंसर यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। डी ना, मतलब आपका कौन सा? 1 और 4। 1 और 4 मतलब आपका क्या हो गया? तो आपका सिंधु हो गई और आपका श्योक हो गई। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो लद्दाख से होकर कई नदियाँ बहती है जिनमें से सिंधु तथा श्योक प्रमुख नदियाँ हैं। श्योक सिंधु के सहायक, सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये नदियाँ माखंड अर्थात गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। अगला आपका चौथा है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल कथन करने वाला प्रश्न है। लद्दाख हिमालय की विस्तृत छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए जो कथन है उन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इनमें से सही है। लद्दाख घाटी में सरपत, वीलो एवं पॉलपर के जो कौन है देखे जा सकते हैं, यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू या तो जैन है। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे बौद्ध लोग ज्यादा रहते हैं ना, बौद्ध लोग ज्यादा रहते हैं। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका आंसर बनेगा। 1 और 3 आपका आंसर बनेगा। दूसरा यहाँ पे गलत है। दरअसल यहाँ पे आपका मैक्सिमम लोग कैसे रहते हैं? तो बौद्ध रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये सही है। लद्दाख में अधिकांश लोग या तो मुस्लिम है या तो बौद्ध है। ठीक है, याद रखिए। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपास के साथ है। इसके थे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस, थिक्से, लामा यूरू आदि हैं। गोपा दरअसल तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ हैं या फिर भवन। चलिए आगे चला जाए। हम यहाँ पे थोड़ा सा देश और उनके निवासी भाग 3 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइए इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अब उत्तरी अमेरिका पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताने में से कौन से कथन सही है। जैसे क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है जो कि मध्य अमेरिका कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से, यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों को ये सही लग रहा है? बताइए आंसर ये सही लग रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का ये तीसरा पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए पहला तो एशिया है। पहला एशिया है, आप सबको पता है, पहला एशिया हो जाएगा। दूसरा अफ्रीका आता है ना, दूसरा अफ्रीका आता है, अफ्रीका आता है और तीसरा आपका ये आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। हाँ ये है, भाग तो है। ठीक, चलिए सही है। दक्षिण में ये महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में, इस तरीके से अगर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को इस तरीके से, तो ये आया हुआ है ना इस तरीके से, तो ये सक्रिय पट्टी आ रहा है, तो मध्य अमेरिका कहलाता है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो सही है। आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है क्योंकि महाद्वीप उत्तर में, यहाँ देखिए ये उत्तरी अमेरिका जो है ये एशिया और अफ्रीका के बाद आता है तीसरे स्थान पे।
इसलिए। और यहाँ पे देखिए अलास्का, उत्तरी पूर्व लेब्राडोर, ये सब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीन है इसी महाद्वीप का भाग है, जो कि वर्तमान राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है, ठीक है, और भाग इसी का है। दक्षिण में यह देखा जाए तो दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की सगरी पट्टी के रूप में बदल गया, जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, अतः तीसरा आपका यहाँ पे सही है। चलिए, कनाडा के उत्तरी भागों में वायु परिवहन के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? वायु परिवहन के बारे में, ठीक है। इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्राय झीलों और नदियों का प्रयोग करते हैं। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहाड़ियों के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली जो तख्तियां उनका उपयोग करते हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। चलिए बताइए, इनमें से आपको बताना क्या है, उनमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखा जाए, लिखा है कि शीत ऋतु में झील जम जाती हैं, ऐसे में वायुयान उतारने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली जो तख्तियां आती है उनका उपयोग करते हैं। ऐसे वायुयान को स्की वायुयान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्की वायुयान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे लिखा है ग्रीष्म ऋतु में वायुयान। आपके यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि वायुयान झीलों, पहाड़ियों और नदियों के जल में उतरते हैं। इस समय इसमें पहियों के जगह पर पानी में तैरने वाले उपकरण लगे होते हैं, जो कि वायुयान को पानी पर तैराते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित हैं? चलिए बताइए, जैसे कि कैनेडियन शिल्प, अपलेशियन पर्वत या फिर उच्च भूमियां, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी जो आपकी कॉर्डिलेरा या फिर पर्वत श्रेणी है। तो अभी ऐसी बात है, सभी हो जाएंगे ना, सभी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी, ठीक है, सभी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पाई जाती हैं, कैनेडियन शिल्प, अपलेशियन पर्वत या फिर उच्च भूमि जो हो गई, मध्यवर्ती विशाल मैदान हो गया, या आपकी पश्चिमी कॉर्डिलेरा या फिर पर्वत श्रेणी हो गई। कैनेडियन शिल्प के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे रहे हैं यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपके सही नहीं है। किसके बारे में? कैनेडियन शिल्प के बारे में। यह शिल्प कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली हुई है, ठीक है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां इसका दक्षिण भाग है। इस शिल्प में खनिज संसाधनों का अभाव है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शिल्प कनाडा में फैली हुई है, तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ, ये गलत है, ठीक है। और बात करें सेंट लॉरेंस नदी, इन निम्न भूमियों इसका दक्षिण भाग है, ये भी गलत है। और आपका चौथा इस शिल्प, ये गलत है ना, पर ये चौथा सही है। तो 1 और 4 तो आपका सही है। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लिया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है, तो कथन दूसरा आपका सही है। निरंतर पतन के कारण इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर से कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि या फिर अनेक झीलें पाई जाती, उदाहरण के ग्रेट बियर, विनिपेग तथा ग्रेट लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस शिल्प का उत्तरी भाग वर्ष के अधिकतर महीने बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिण भाग में ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी निम्न भूमियां है। अतः तीसरा भी आपका यहाँ पे सही, तीसरा भी तो आपका सही है ना, दक्षिण भाग में नहीं है, यहाँ पे उत्तरी भाग में, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, अगला आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? और ये शिल्प जो है आपका बहुमूल्य खनिज संसाधनों का भंडार है। यहाँ सोना, चांदी, निकेल तथा तांबा, प्लेटिनम, रेडियम, कोबाल्ट, यूरेनियम आदि पाया जाता है। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें आती हैं? तो 5 लेक्स आती है, आप सबको पता है, सुपीरियर, मिशिगन, एरी आपका यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए आपका कौन सा नहीं आती है, मैं आपको यहाँ पे नहीं पूछा, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं? सुपीरियर आती है, आपकी मिशिगन आती है, एरी आती है, ओंटारियो आती है, ठीक है। और अभी कौन सी आती है? सुपीरियर आती है, मिशिगन आती है, एरी आती है, ओंटारियो आती है, ह्यूरन आती है, ये 5 तो इस तरीके से आपका विनिपेग और ग्रेट बियर तो कनाडा में है, ठीक है। इस तरीके से फिलहाल कनाडा में तो सभी हैं, बट यहाँ पे मिशिगन जो है केवल आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 5, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो झील आती है। विश्व की प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका एरी और ओंटारियो जो झील है उसके बीच में, ठीक है, याद रखिएगा आपको, यहाँ पे एरी और ओंटारियो झील के बीच में आपको पाया जाता है नियाग्रा जलप्रपात। अगला आपका कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित अपलेशियन पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन आपके सही है, बताइए तो कौन से कथन सही है। सत्य का आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 2 आपका आंसर बनेगा, केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए पहला गलत है, क्योंकि अपलेशियन पर्वत इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए अगला है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आपका क्या है? तो सही है ना, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, इस महाद्वीप को निम्न भूमि का
क्षेत्र कहते हैं जिसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी नदी जोड़ियां फैली हुई हैं। आपको बताना क्या इनमें से कौन सा आपका क्या है, तो सही है ना, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से आपको कौन सा सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखा इस महाद्वीप की निम्न भूमि का क्षेत्र है, तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों ही सही है, यहाँ पे दोनों ही सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी बन गया। ठीक, आइए देख लेते थोड़ा सा, दोनों सही है ना, देखिए दोनों सही है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी जो कॉर्डिलेरा है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले निम्नलिखित में से कहाँ पे अवस्थित है, तो 9वें का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अलास्का में। कहाँ पे, अलास्का में। ठीक है, अलास्का में। तो यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। यह इस महाद्वीप की पूरी लंबाई के उत्तर दक्षिण तक फैली है। कॉर्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले है, इसका नया नाम देनाली रखा गया है। यह अलास्का में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय जलमार्ग है। आपको बताने में से कौन से कथन क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या, तो बिल्कुल सही है। दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, चलिए जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा के क्षेत्र में स्थित है। इस पठार की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यह अंतरस्थलीय जलमार्ग का निवास, अंतरस्थलीय जल निकास का क्षेत्र है। सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र ग्रेट लेक्स विश्व का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर अमेरिका महाद्वीप में से संबंधित आपका यहाँ पे नहीं है। चलिए बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदियां उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है ना, ये आपको बताना है सिंपल। तो अब ऐसी बात अमेजन नहीं होगी। ठीक है, अमेजन आपको यहाँ पे नहीं होगी, अमेजन आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अमेजन नहीं होगी। और कोलोराडो ये भी हो सकती है, मैकेंजी भी है यहीं पे, मिसिसिपी भी है, सेंट लॉरेंस भी है, तो अमेजन क्यों नहीं होगी ना। अमेजन आपको केवल एक आंसर दे रहा है, इस तरीके से सबका आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ठीक, चलिए अगला देखा जाए यहाँ पे, चलिए सब सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपके क्या है, तो संबंधित है, तो सियरा नेवादा, रॉकी, अपलेशियन तथा श्रेणी है। सही उत्तर बताना आपको यहाँ पे। चलिए बताइए 12 का आंसर क्या जाएगा, सभी होना चाहिए, 1 2 3 4 सभी है। ठीक है, सभी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आपके सही सुमेलित है, कौन सा आपके यहाँ पे क्या है, तो सही सुमेलित है। तो कैनियन है आपका, गीजर है। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बताइए। तो 13 का आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो बहुत लंबे गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले भूखंड को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। अलास्का और मैक्सिको के पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों में उष्मा दरारों से होकर भूमिगत जल का इतना गर्म कर देती है कि वह उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोत के रूप में धरातल पर आपका क्या रहता है, तो निकल आता है। चलिए याद रखिएगा आपको यहाँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ पर प्रसिद्ध कोल्ड जो आपका फैथफुल गीजर है वो स्थित है, निम्नलिखित में से कहाँ पे अवस्थित है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आप सबको पता होगा कि जो आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित है, बताइए। तो ये आपका अमेरिका में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी, अच्छा यहाँ पे ऐसे दे रहा है तो पश्चिमी कोलोराडो आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिमी कोलोराडो। ठीक है, पश्चिमी कोलोराडो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का देख लेते, बी दे रहा है, हम भी सही है। अगला आपका यहाँ पे कह रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। ठंडे दराव के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीपों के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिम भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का। तो 15 का देखिए यहाँ पे 1 3 4 आंसर बता रहा है, 1 3 4 1 3 4 मतलब आपको यहाँ पे कौन सा, तो तीसरा मतलब दूसरा गलत है। ठीक है, ये देख लेते थोड़ा सा, दूसरा गलत किया। देखिए यहाँ पे दूसरा गलत है क्योंकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र महाद्वीपों के आंतरिक भाग की तुलना में कम गर्म रहते हैं, लेकिन दक्षिण से आने वाली गर्म पवनों के प्रभाव से न्यूयॉर्क जैसे स्थानों में कभी कभी गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र अर्थात यहाँ की मृदा सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपरोक्त विशेषताएं महाद्वीप के किस भाग से संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 15 के बाद 16 है ना, 16 का आंसर किसका बता रहा है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, टुंड्रा क्षेत्र जो है आपका उत्तरी अमेरिका की उसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए
और यहाँ पे आपको सबको पता है केवल क्या पाई जाएंगे, तो लाइकेन हो गई, काई हो गई, ये सारी चीजें प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर में आपको क्या करना है, तो दर्शाना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले काई और लाइकेन, फिर शंकुधारी, फिर मिश्रित, फिर उष्णकटिबंधीय वन में लेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे बी बनना चाहिए। ठीक है ना, बी आपका आंसर बनना चाहिए 17 का। ठीक, बी आंसर दे भी रहा है। ठीक, चलिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं, तो ये प्रेरी नाम से जानी जाती है। किस नाम से, प्रेरी नाम से जानी जाती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और ये यहाँ देखिए प्रेरी लंबी और पौष्टिक घास उगती हैं। ठीक है, चलिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप की संपन्नता और औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण रहे, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 20 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 का कारण देखिए, जब विशाल प्राकृतिक संसाधन है, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग है, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक है, तो सभी हो जाएंगे ना, यहाँ पे सभी होना चाहिए। देखिए सभी दे भी रहा है, सही है, डी आंसर आपको हो जाएगा, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके क्या हैं, तो सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे इसका प्रेरित क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ये विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम या मैक्सिमम करता है। यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे देख सकते हैं मक्का गेहूं और जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख क्या खाद्यान्न फसलें हैं, कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य क्या है, तो प्रमुख फसलें हैं। इस तरीके से याद रखिए, दूसरा गलत है क्योंकि महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। ठीक, चलिए अगला आपका है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। चलिए बताइए, जैसे कह रहा है आपका यहाँ पे मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित प्रेरी को विस्तृत घास भूमियों तथा पर्वतीय चारागाह पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। चलिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 22 का आंसर अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो केवल 2 सही है, केवल 2 आपका सही है, पहला गलत है। पहला आपका यहाँ पे क्या है, गलत है, पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। देख लेते थोड़ा सा, पहला गलत है, दरअसल पहला गलत है क्योंकि दुधारू पशुओं का अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि मांस देने वाले पशुओं का अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। यह महाद्वीप गाय के दूध तथा मांस के कुल उत्पादन में विश्व में विशेष स्थान रखता है। इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी का विस्तृत घास का मैदान, घास भूमियों तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में घास, बैल तथा घोड़े पाले जाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वनों के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार किए। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं। पर्वतीय वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। आपको पता नहीं कौन से सही बताइए, तो इनमें सही देखा जाए तीनों होगा, तीनों ही आपके यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है, मतलब आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या हैं, तो सही। चलिए बताइए जल्दी से। जैसे पहला कह रहा है आपका, विश्व में खनिजों के सबसे बड़े भंडार में से एक कैनेडियन सिल्ड है। सोना मुक्त कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। चलिए बताइए 24 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 24 की अगर बात करो तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोनों सही है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ पे खोदा गया था। 25 का आंसर क्या जगह, ये आपका जो पेंसिल्वेनिया था वहाँ पे, कब 1859 में, 1859 में खोदा गया था। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में बृहद मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलता है। अगला आपका कि उत्तर अमेरिका, यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार करना है। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। पनामा नहर शांत अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपको बताने में से कौन से कथन सही है। फिर बताइए इनमें से कौन से कथन सही है। फिर से दोनों सही, फिर से ही दोनों आपके सही है, तो उपरोक्त में से दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। बताइए 27 का आंसर क्या आ जाएगा। तो रॉकी पर्वत आपका, एप्लेशियन पर्वत आपका, यहाँ पे कैस्केड पर्वत और सियरा नेवादा श्रेणी, माउंट कितने शिखर। आपको बताना क्या है कि पूर्वी छोर पर अवस्थित है ना, पूर्वी छोर पे। तो यहाँ पे देखा जाए पूर्वी छोर पे क्या हो जाएगा, पूर्वी छोर पे आपका एप्लेशियन ही होगा बस। ठीक है, एप्लेशियन हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए रॉकी भी इधर ही है
आपका कैस्केड भी इधर ही है और आपका माउंट कितने इधर ही है प्लेस, और आपका सियरा नेवादा भी इधर ही है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए अगला आपका देखा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50वां सबसे बड़ा देश है। इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमिया इसका सबसे उपजाऊ भाग है। गिरिपद अर्थात पीट माउंट, पठार, प्लेसेंट पर्वत दोनों पर स्थित है। आपको सही बताना है, बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 आपके सही है, ठीक है, 2 और 3 आपके यहाँ पे सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला गलत है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर अमेरिका, रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अलास्का और हवाई सहित 50 राज्य हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके क्या है, तो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ उत्तर पूर्वी भाग के इसके पश्चिम की ओर आने वाली पवनों में भारी वर्षा होती है, ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। दरअसल यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा सही गलत है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे देखा जाए समांतर दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। यहाँ पे देखिए कथन सी गलत है क्योंकि इसके उत्तर पश्चिम भाग में इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि पश्चिमी कॉर्डिलेरा पर्वत श्रेणियां पवन के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। इसी कारण ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो पठार मरुस्थल है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, आपका यहाँ पे प्रेरी घास हो जाएगा, ठीक है, प्रेरी घास आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रेरी घास आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे सुमेर करते संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज क्षेत्र है और आपके क्या है, तो आपके क्षेत्र है लोएस, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक। तो यहाँ पे आंसर सी बता रहा है, सी देख लीजिएगा आप लोग, आंसर यहाँ पे सी बता रहा है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो लोएस के जो क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है, तो ये किसका केंद्र हो जाएगा आपका, तो मोटर गाड़ी उद्योग का, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग, मोटर गाड़ी उद्योग का। यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेट्रॉयट है ये एक देश औद्योगिक नगर है जो कि मोटर गाड़ियों बनाने का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर उद्योग देश उत्तर पूर्वी में स्थित हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट तथा शिकागो इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। लॉस एंजलिस पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। निम्नलिखित टीमों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि यहाँ पे एक तरीके से विचार करके बताना कौन से सही सम्मिलित है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दंती दूरित तटरेखा है, बर्फानी तूफान है, आपका लंबरीन है। तो यहाँ पे तीनों एक तरीके से बताया जाए तो सही बता रहा है। तो कहने का मतलब कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह रहा है कि लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा जिनसे क्रमशः अनेक छोटी छोटी सकल खाड़ियाँ अंतरित होते, तो ये आपका दंतुरित तटरेखा है। बर्फानी का बहुत तेज अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है और जो कि विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्र में चलती हैं। लंबरीन क्या होता है, वनों में की पाई जाने वाली क्रिया जैसे वृक्ष को काटकर गिराना, लट्ठे बनाना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आदि सामूहिक रूप से होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। आपको बताना कि यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक, कौन सा पास सही है, चलिए बताइए कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, दूसरा ना, तो ये सही तो है। फिर कह रहा है ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है, नहीं ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ की तटरेखा बहुत दंतुरित है, दंतुरित हो ही, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि देखा जाए क्योंकि ग्रीनलैंड इसका भाग नहीं है, ये डेनमार्क के अधीन है, ठीक। कनाडा में अवस्थित कैनेडियन सिल्क में कह रहे कनाडा में अवस्थित कैनेडियन सिल्क के एक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यहाँ खेती करना अत्यंत सरल है। यह धात्विक खनिजों से संपन्न है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 35 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए केवल 2 बता रहा है, केवल 2 आपको यहाँ पे सही नहीं बताना था, केवल 2 आपका सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं केवल 2 क्यों नहीं सही है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए कैनेडियन सिल्क कनाडा के अधिकतर उत्तरी भागों में फैली हुई है। ये कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। ये कनाडा का सबसे बड़ा प्राचीनतम भौतिक लक्षण वाला आपका क्षेत्र है। इस तरीके से दूसरा गलत है। कैनेडियन सिल्क का उत्तरी भाग प्राय वर्ष भर हिम और बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिण में शंकुधारी वृक्षों वाले वन है। इस प्रदेश में अनेक झीलों और दलदल भूमि, अतः यहाँ खेती करना संभव नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, कनाडा के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन क्या है तो सही है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ यहाँ सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अपलेशियन पर्वत के ही विस्तार है। सेंट लॉरेंस नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका आंसर होंगे यहाँ पे, 1 और 2 सही की बात करें। तीसरा गलत है। जैसा सेंट लॉरेंस नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, गलत है ना। यहाँ पे देखा जाए सेंट लॉरेंस नदी जो है ये कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये ओंटारियो झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व के सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कनाडा के आंतरिक मैदानों और कॉर्डिलेरा प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ के प्रेरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती जाती है। कॉर्डिलेरा पर्वत श्रेणियों की घाटियाँ में कृषि मुख्य व्यवसाय है। आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। चलिए बताइए कौन से सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों सही हैं। 1 और 2 आपके यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 आपके सही हैं, याद रखिएगा। 2 आपके और दोनों कथन आपके सही हैं। कनाडा की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु सामान्य गुण की है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ शीत ऋतु में बर्फानी तूफान चलते हैं। आपको बताना क्या है यहाँ पे कि कौन से आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ की जलवायु समानता उष्ण नहीं होती भैया यहाँ पे, तभी तो ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है। 2 और 3 सही हैं। तो कनाडा की अगर बात करूँ तो ये कनाडा का अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तर से उत्तर में पड़ता है, इसलिए यहाँ जलवायु समानता ठंडी है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी सी होती है और शीतल होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कथन कारण है कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है। कारण कह रहा उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भाग को कोष्ठ रखता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सही हो जाएगा। कनाडा की वनस्पति पेटियाँ निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी हैं। तो वनस्पति पेटियाँ पूछ रहा आपकी कनाडा की ना, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे टुंड्रा बता रहा है आपका, टैगा, प्रेरी और सवाना बता रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग सही उत्तर। तो यहाँ पे देखा जाए टुंड्रा भी हो सकती है, टैगा भी हो सकती है, प्रेरी भी हो सकती है, सवाना नहीं होगी ना क्योंकि ठंडा प्रदेश है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे अगर थोड़ी सी व्याख्या देखें तो कनाडा की वनस्पति पेटियाँ मुख्यतः टुंड्रा, टैगा और प्रेरी हैं। टुंड्रा वृक्षहीन क्षेत्र है, ये कनाडा के उत्तरी भाग में पड़ता है। टुंड्रा के दक्षिणी में शंकुधारी वन की पेटी जो कि टैगा हो जाएगा। ठीक है, प्रेरी घास की भूमियाँ सुप्रिय झील से लेकर रॉकी पर्वत की गिरिपथ पहाड़ी तक फैली हुई हैं। अगला कनाडा की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पे और बताना आपको कौन से सही है ना। ठीक है, जैसे इसके कुल क्षेत्रफल का 10% से कम भाग ही कृषि योग्य है। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े भागों के लिए जाना जाता है। प्रेरित क्षेत्र शुष्क भागों में पशुपालन का मुख्य व्यवसाय है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, तीनों ही आपके यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में से किसके अधीन है। तो ये आपका कनाडा के अधीन होगा। असल यहाँ पे गर्म धारा ठंडी जल धारा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। आप यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड मछली पकाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपकी कौन सी तो लेब्राडोर आपका गर्म सिस्टम यहीं पर मिलती है ना। ठीक है, कनाडा के खनिज संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या हैं तो सही है। जैसे कि पहला कह रहा है आपका यहाँ लॉयस के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। सही है। अल्बर्टा में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों में कोयला निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ बक्साइट नहीं पाया जाता है। सभी सही है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा तो डी आपका आंसर हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे है कि कह रहा है कि एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो ये किया जाता है अग्निरोधक वस्तु बनाने में। एस्बेस्टस जो करकट नहीं होता है वही होता है आपका। तो एस्बेस्टस दरअसल रेशेदार खनिज होता है। इसका प्रमुख उपयोग अग्निरोधक वस्तु बनाने में किया जाता है। 45वां कनाडा के उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ओंटारियो में आपका मोटर गाड़ी तथा बिजली उपकरण उद्योग प्रमुख है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। क्यूबेक प्रांत में जल शक्ति के अच्छे संसाधनों के यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना कौन से सही है। बताइए यहाँ पे आंसर कैसे हो जाएगा। यहाँ पे फिर से तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से दोगुना बड़ा है। ठीक है, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। क्यूबेक कनाडा की राजधानी है। आपको बताना कि यहाँ पे कि कौन से आपके क्या है तो यहाँ पे सही नहीं है ना। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले अगर बात करूँ थोड़ा सा तो पहला क्षेत्र की दृष्टि कनाडा भारत से दोगुना बड़ा, हाँ हो सकता है। ठीक है, सही है। फिर कह रहा है आपका यहाँ पे कि टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, नहीं ये गलत है। और बात करें क्यूबेक कनाडा की राजधानी, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है माफ करिएगा, यहाँ पे हमें बताना कौन सा सही नहीं है ना। ठीक है, देखिए क्षेत्र की दृष्टि से कि कनाडा ये गलत है,
और आपका यहाँ पे तीसरा गलत है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। गलत कथन पहला गलत है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, दूसरा सही है, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। और ये ग्रेट लेक्स ओंटारियो झील के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित सबसे अधिक व्यस्त पत्तनों में से एक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, याद रखिएगा आपको। तो लगभग 2 घंटा हो गया होगा आपका। देखिए 2 घंटा हो गया। अब हम लोग यूरोप काल से पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप काल से पढ़ेंगे। तो